नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी के शपथ समारोह की, बीजेपी विधायक से सीएम बनी रेखा गुप्ता पर उठते सवालों की। देखेंगे दिल्ली सरकार में बीजेपी के बड़े दांव को, नायडू के ऐलान से मोदी सरकार में मची हलचल को, महाकुंभ में संगम के पानी पर योगी सरकार को पड़ी फटकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले को लेकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उठाई चिंता। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में दिखी राजनीतिक अदावत। नहीं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी, दोनों नेताओं ने दी बधाई। यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया बजट। सीएम योगी बोले यूपी में बनाई जाएगी 58 स्मार्ट सिटी, युवाओं को मिलेगा मुफ्त ब्याज लोन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस को सुबह सुबह आया फोन, जांच में जुटी पुलिस। रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बीच संसदीय समिति का बड़ा कदम, आईटी मंत्रालय से मांगा जवाब। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने लिखा पत्र। बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान में आई तकनीकी खराबी, ढाका से दुबई जा रहे प्लेन की नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, जहां दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने सरकार बना ली है। रेखा गुप्ता ने आज नई सीएम पद के रूप में शपथ ली और इसी के साथ वो राज्य की 9वीं मुख्यमंत्री और दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन गई है। तो कैसा रहा शपथ समारोह और क्या होगा बीजेपी का आगे का प्लान, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। 11 दिनों की लंबी जद्दोजहद और सटीक रणनीति के साथ दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। 27 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में लौटी बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। 20 जनवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता को सीएम पद की शपथ दिलाई। रेखा के साथ ही 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जो रेखा के साथ दिल्ली सरकार में अहम रोल में नजर आएंगे। खबर है कि आज देर शाम तक मंत्रालय और उनका पदभार भी सौंपा जा सकता है। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान एनडीए नेताओं का जुटान देखने को मिला। वहीं शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी, लेकिन मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बयान ने काफी कुछ साफ कर दिया है। साथ ही पहले ही दिन से दिल्ली की सियासत में आने वाले मोड़ को भी बता दिया है। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीश महल का नाम दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली की नई सीएम बनी रेखा गुप्ता अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत किस अंदाज में करती है, क्योंकि उनको लेकर इस वक्त कई सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर 11 दिन से बरकरार सस्पेंस आखिरकार अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने पहली बार विधायक बनी रेखा को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है। प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गजों को सीएम के रेस में आगे बताया जा रहा था। हालांकि बीजेपी हाईकमान का फैसला बिल्कुल अलग रहा, लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेखा गुप्ता कौन है, जिन्हें एमएलए बनते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया, चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार की रेखा गुप्ता कौन है, जिन्हें पहली ही बार में एमएलए बनने पर दिल्ली की सत्ता पर बैठा दिया गया। दरअसल जब शीला दीक्षित ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी, तब एक महिला नेता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, सुषमा स्वराज, जिन्हें 1998 विधानसभा चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले साहिब सिंह वर्मा को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। 27 साल बाद जब दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी एक महिला कार्यकर्ता को ही सौंपी है। हालांकि रेखा गुप्ता को लेकर इस वक्त कई चर्चाएं हैं, जहां उनकी भाषा और उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। बतौर सीएम रेखा गुप्ता का नाम सामने आते ही सबसे पहले उनके कुछ पुराने ट्वीट्स की झड़ी लग गई, जहां उन्होंने आप के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। रेखा गुप्ता के साल 2016 और 2019 में किए कुछ पोस्ट एक्स पर वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत हमले किए थे। इसके अलावा रेखा गुप्ता का 4 अक्टूबर 2016 का भी एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन मनाए जाने को लेकर बेहद व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। बता दें, मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी का एक बड़ा नाम नहीं थी।
हालांकि ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। रेखा को 2015 और 2020 की विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गई। लेकिन किसे पता था कि 2 साल बाद जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई, वही रेखा दिल्ली की सत्ता पर शीर्ष काबिज हो जाएंगी। बताते चले, जिस दिल्ली पर अब रेखा राज शुरू होने जा रहा है, वहाँ वो 2 साल की उम्र में आई थी। पैतृक परिवार हरियाणा के जींद से जुड़ा है। 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया, यही उनकी पूरी शिक्षा हुई। वहीं राजनीतिक यात्रा 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज के दिनों में ही रेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे सगरे से उठाए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ लेने वालों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह के नाम शामिल हैं। तो आइए जानते हैं दिल्ली के इन नए मंत्रियों का कैसा रहा राजनीतिक करियर और क्या है इनकी आगे की प्लानिंग। दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की करीब 27 साल बाद वापसी हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने जबरदस्त प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता से लेकर कट्टर हिंदुवादी चेहरे कपिल मिश्रा और दलित चेहरा माने जाने वाले रविंद्र इंद्रराज सिंह को बीजेपी ने मंत्री के रूप में चुना है। यानी दिल्ली को साधने की रणनीति पर सॉलिड प्लान बीजेपी आरएसएस ने तैयार किया है, जो देश के साथ दुनिया को भी बीजेपी की विचारधारा और उसके अस्तित्व का सीधा संदेश देगा। दरअसल बीजेपी ने मंत्रिमंडल के चयन में हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है। बात करें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश का सियासत से पुराना नाता है। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश ने अपने सियासी करियर की शुरुआत 2013 से की। उस समय उन्होंने दिल्ली की महरौली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के सीनियर नेता रहे योगानंद शास्त्री को हराया था। 2014 और 2019 में वो पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद चुने गए। वहीं बात करें शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी में आए थे मनजिंदर सिंह सिरसा की, तो बीजेपी ने इन्हें राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से उतारा था। इन्होंने 2013 से 2015 और 2017 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में काम किया। इसके अलावा कट्टर हिंदुवादी छवि के रूप में खास पहचान रखने वाले कपिल मिश्रा को भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया है। कपिल मिश्रा का नाम उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब दिल्ली में दंगे हुए थे। मिश्रा आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। मई 2017 में कपिल मिश्रा के तेवर ने अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे, जो कि सिद्ध नहीं हो सके। जनकपुरी से चुनकर आए आशीष सूद ने भी मंत्री पद पर शपथ ले ली है। आशीष दिल्ली में पंजाबी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आशीष ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने सभी जातिगत समीकरण साधते हुए दलित नेता रविंद्र इंद्रराज सिंह को भी मंत्री बनाने का फैसला किया है। विकासपुरी सीट से चुनकर आए पंकज सिंह को भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया है। बताते चले, पंकज सिंह पूर्वांचली ठाकुर है, जिनके जरिए ही पूर्वांचली समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। इस तरह बीजेपी ने बड़ी रणनीति के तहत मंत्रियों का चुनाव किया है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार के एक फैसले ने मोदी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। बता दें, एनडीए के सहयोगी दलों में टीडीपी एक खास महत्व रखती है। ऐसे में रमजान से पहले मुस्लिम कर्मचारियों के लिए नायडू के एक ऐलान ने बीजेपी को फंसा दिया है। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो क्या है नायडू का ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार ने मुसलमान कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। दरअसल नायडू ने आदेश दिया है कि रमजान के महीने में मुसलमान कर्मचारियों को काम करने के समय में 1 घंटे की छूट मिलेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह आदेश 2 मार्च से 30 मार्च तक के लिए दिया है। बता दें, चंद्रबाबू नायडू का यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब आंध्र प्रदेश से पहले ये फैसला कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में लिया गया था, जहां कांग्रेस के इस फैसले का बीजेपी ने खूब विरोध किया था, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। लेकिन अब बीजेपी की खुद की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी ने ये काम अपने राज्य में किया है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। बता दें, तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टिकरण की राजनीति बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी यही फैसला लिया। इससे बीजेपी की स्थिति असहज हो गई, क्योंकि एक और वो तेलंगाना में इसका विरोध कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार में बीजेपी भी शामिल है। दरअसल रमजान का पवित्र महीना 1 या 2 मार्च से शुरू हो रहा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया कि मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटा पहले ऑफिस से जाने की इजाजत होगी। बता दें, यह आदेश मुस्लिम रेगुलर राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षकों, संविदायक कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग बोर्ड और ग्राम वार्ड सचिवालयों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होगा।
चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले पर घमासान मच गया है, जहां खुद बीजेपी ही अपने जाल में फंस गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने ही गठबंधन सहयोगी पर सवाल उठाती है या नहीं। यूपी के प्रयागराज में चल रहा आस्था का कुंभ इस वक्त चर्चाओं में है। मेले की बदइंतजामियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर कुंभ पर योगी सरकार निशाने पर है। इस बीच सामने आए गंगा के बढ़ते प्रदूषण के बड़े मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। तो कैसे संगम के मुद्दे पर बढ़ी योगी सरकार की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों से घिरी योगी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल प्रयागराज के संगम में पानी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की गई, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें संगम के पानी की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई। सुनवाई के दौरान NGT ने भड़कते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि वो प्रदूषण को लेकर CPCB की रिपोर्ट पर क्या कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, योगी सरकार को सख्त निर्देश देते हुए NGT ने 1 हफ्ते के अंदर नई विस्तृत रिपोर्ट की मांग भी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने सुनवाई के दौरान ये तर्क दिया कि CPCB ने रिपोर्ट के साथ पानी के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी। इस पर NGT ने सवाल किया कि क्या यूपी सरकार CPCB की रिपोर्ट पर सवाल उठा रही। बता दें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को NGT में एक रिपोर्ट देकर बताया कि प्रयागराज संगम का पानी नहाने के लायक नहीं है, जिस पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 18 फरवरी को NGT में एक नई रिपोर्ट देकर सेंट्रल की रिपोर्ट को झुठला दिया। इस रिपोर्ट में बताया है कि नाले का पानी प्रयागराज की गंगा यमुना में सीधे तौर पर नहीं गिर रहा। कुल 6 पॉइंट पर पानी नहाने लायक है। हालांकि NGT ने इस नई रिपोर्ट पर असंतोष जताया और नई रिपोर्ट देने के आदेश योगी सरकार को दे दिए, जिस पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। दरअसल ये पूरा मामला उन 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, जो महाकुंभ में संगम स्नान करने प्रयागराज आए हैं। ऐसे में पहले से कुंभ की बदइंतजामी और व्यवस्थाओं पर घिरी योगी सरकार की मुश्किलें संगम के पानी पर आई रिपोर्ट से बढ़ गई हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। बताते चले, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए विपक्ष की कुंभ को बदनाम करने की साजिश करार दिया। ऐसे में देखना होगा मामले में अगली सुनवाई पर रिपोर्ट में क्या हल निकलता है और योगी सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय ओका की पीठ ने हाईकोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सुनवाई के दौरान जजों ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एक मौजूदा हाईकोर्ट के जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता जाहिर की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही लोकपाल रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल लोकपाल ने आज उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की और पूछा कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बता दें, लोकपाल ने हाईकोर्ट के एक मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीश के विरुद्ध दायर 2 शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उसी हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को, जिन्हें एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करनी थी, उस कंपनी के पक्ष में प्रभावित किया। यह आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी हाईकोर्ट के जज की उस समय मुवक्किल थी जब वो वकालत करते थे। पीठ ने उन न्यायाधीश के नाम का खुलासा करने पर भी रोक लगा दी है, जिनके खिलाफ लोकपाल ने शिकायत की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वो हाईकोर्ट के जज के नाम को गोपनीय रखे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं आएंगे। अब पीठ इस मामले पर 18 मार्च को अगली सुनवाई करेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।